बहुत बहुत स्वागत है आपका फैमिली एजुकेशन टूर में। जब हम बात करते हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तो हमारे दिमाग में तीन चीज़ें सबसे पहले आती हैं। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। इन तीनों की ही बदौलत हम लोग क्या निकालते हैं, अपनी सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन को क्लियर करते हैं। यदि हम बात करें प्रारंभिक परीक्षा की, प्रीलिम्स की, तो इसको हम वैकल्पिक जो प्रश्न हैं उनके माध्यम से हल कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है मेंस की, और मेंस में जब हम स्कोर करने के लिए कहते हैं कि हमें कैसे अधिक नंबर प्राप्त करने हैं, क्योंकि मेंस से ही आपका सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो जब हम जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड, जीएस पेपर 4 और जीएस पेपर 3 भी आता है, इसमें 1 2 3 4 करके 3 हमारे जीएस पेपर होते हैं जनरल स्टडी के, सामान्य अध्ययन के। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि जो हमारा सामान्य अध्ययन है जीएस पेपर और जो वैकल्पिक विषय हैं, इन दोनों में से हम किस में अधिक नंबर लेके आ सकते हैं। यदि आप बात करें जीएस पेपर की तो उसमें आपको बहुत कम नंबर मिलते हैं, लेकिन अगर आप वैकल्पिक विषय में अच्छी तरह से तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है, आपका स्कोर बढ़ सकता है। और आज की ये जो कक्षा है उन सभी विद्यार्थियों के लिए है, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को पास करना चाहते हैं लेकिन अपना ऑप्शनल सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कई सारे बच्चे मेरे को कमेंट करते हैं या मैसेज भेजते हैं कि हम अपना वैकल्पिक विषय कैसे चुन सकते हैं। तो वैकल्पिक विषय की चुनने की क्या क्या प्रक्रिया है, कैसे आप अपने वैकल्पिक विषय को चुन सकते हैं और किस विषय को आप वैकल्पिक विषय के रूप में चुन सकते हैं, ये भी हम आज के कक्षा में जानेंगे। साथ ही साथ जीएस में ज़्यादा नंबर आते हैं या वैकल्पिक विषय में ज़्यादा नंबर आते हैं, कौन से एग्ज़ाम को या कौन से पेपर को हमें करने में ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं, है ना, और जो हमारा वैकल्पिक विषय है वो कैसे हमारे जीएस में हेल्प कर सकता है, इसके बारे में भी आज हम पूरी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए आज की वीडियो के साथ। उससे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे फैमिली एजुकेशन टूर के बारे में, जिससे आप स्ट्रेटजी बढ़िया तरीके से बनाकर बढ़िया प्लान के साथ आप एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं 2023 और 2024 का। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली के करंट अफेयर्स मिलते हैं, डेली नोट्स मिलते हैं, लाइव क्लासेस हमारे द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। स्टडी मटेरियल आपको वही मिलते हैं जो कि आपके यूपीएससी के लिए कामगार साबित होते हैं या हेल्पफुल होते हैं। साथ ही साथ आपको न्यूज़पेपर भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। लाइव क्लास में वर्तमान क्लास की हम बात करें तो आजकल हम लोग प्राचीन काल का इतिहास चला रहे हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। वैसे आज की ये जो क्लास है हमारी, ये हमारे इतिहास वैकल्पिक विषय के जो छात्र हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कि आप लोग इतिहास को अपने वैकल्पिक विषय में क्यों चुनें, और साथ ही साथ कोई अगर अन्य विषय है जिसको आप वैकल्पिक विषय के रूप में चुनना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। और साथ ही साथ आज का जो मेरा मेन मोटिव रहेगा कि वैकल्पिक विषय को आखिर हम इतिहास में क्यों चुनें, या इतिहास को हम वैकल्पिक विषय क्यों चुनें। इतिहास में ऐसा क्या है जिसको ज़्यादातर जो एस्पिरेंट हैं या जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है उनमें अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे विषय हैं जो कि वैकल्पिक विषय में उन्होंने रखे हैं और वो उसकी वजह से उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि वैकल्पिक विषय जो इतिहास है उसका क्या अपना महत्व होता है, ठीक है जी। तो जो वैकल्पिक विषय है ना, इसका अपने आप में ही बहुत अलग महत्व होता है। क्यों महत्व होता है? क्योंकि ये आपको जो आपकी यूपीएससी की एग्ज़ाम है, जो आपका यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, इसको क्लियर करने में ये आपका मेंस में, मुख्य परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब देखिए, आप सभी को पता है कि जो आपके जो यूपीएससी का जो मोड है उसमें आपको 3 परीक्षाएं अलग अलग माध्यम से देनी पड़ती हैं। कुल मिलाकर पहला हमारा जो प्री होता है
उसके बाद हम मेंस की हम बात करें, और उसके बाद जो इंटरव्यू जो है उसको भी आपको क्या करना पड़ता है, क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो यदि हम बात करें सामान्य अध्ययन की, जो हमारा जीएस पेपर होता है, उसमें जो स्कोर है आजकल जो बच्चे जो गेन कर पा रहे हैं, तो वो कितना कर पा रहे हैं, केवल 325 से लेकर और 350 तक ही लेके आ पा रहे हैं। कैसे, इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके जीएस पेपर की, ठीक है जी, जीएस पेपर जो कि कितना तक होता है, 1, 2, 3 और 4 करके क्या है, हमारे 4 जीएस पेपर होते हैं जो कि 250 नंबर के होते हैं, 250 नंबर के है ना, ये चारों ही हमारे जीएस पेपर होते हैं। अर्थात अगर हम इन चारों जीएस पेपर को जोड़ें तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या आएगा, 1000 नंबरों में आपका क्या होता है, जीएस पेपर का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, क्या होता है, हमारे 1000 नंबरों में हमारा जीएस पेपर का एग्ज़ाम होता है जी। अब जब हम देखते हैं अपने 1000 नंबरों में से, तो बच्चे लेके आ पा रहे हैं यूपीएससी में केवल 300 या 330, 350 से ऊपर कोई लेके नहीं आ पा रहा है। ये मैं जनरल स्टडी की बात कर रहा हूँ, और जनरल स्टडी में भी जनरल स्टडी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बच्चों की एवरेज क्या है, नंबर हैं, यहाँ तक कि बच्चे लेके आ पा रहे हैं। ठीक है, हमारे सामान्य अध्ययन जो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 करके होता है, उसमें कितने लेके आ पा रहे हैं, 325 से लेकर 350 तक के हमारे नंबर आ पा रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका सामान्य अध्ययन में सारी चीज़ें आ जाती हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 मैंने बता रखा है, 1000 में से आ रहे हैं। ठीक है, पूरा का पूरा जो टोटल जो नंबर होता है ये 1000 से ये आते हैं, और 1000 में से कितने लेके आ पा रहे हैं, तो केवल 350 नंबर ये लोग लेके आ पाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें वैकल्पिक विषय की, तो वैकल्पिक विषय हमारा 2 होते हैं, वैकल्पिक विषय 1 और वैकल्पिक विषय 2। ये दोनों भी हमारे कितने नंबर के होते हैं, 250 के नंबर के होते हैं। ठीक है जी, 250 नंबर का ये होता है, 250 प्लस 250 इजिकल टू 500, और 500 में से जो बच्चा लेके आ पा रहा है वो हमारा 325 नंबर तक ये लेके आ जाता है। मतलब 50% से ज़्यादा के नंबर इसमें लेके आ पाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें सामान्य अध्ययन की, तो 50 भी पूरा नहीं आ पा रहा है। ठीक है जी, 1000 का भी जो 50% होता है वो 500 होता है, तो 500 नंबर भी यहाँ पर नहीं लेके आ पाता है कोई भी। ये हमारा अंतर है किस चीज़ में, सामान्य अध्ययन और हमारे वैकल्पिक विषय में। तो वैकल्पिक विषय में अधिक स्कोर देखा जा रहा है कि यदि 500 में से हमें लेके आने हैं, तो 500 में से हम जो लेके आ पाते हैं 350 तक हम लेके आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने देखा कि जो हमारा सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन में हम 50% भी पूरा नहीं लेके आ पाते हैं 1000 का। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा हमारे वैकल्पिक विषय को चुनने का महत्व क्यों है। ठीक है जी, अब ये सारे के सारे वैकल्पिक विषय की मैं बात कर रहा हूँ जो कि यूपीएससी ने अपने सिलेबस में रखा है, या जो वैकल्पिक विषय होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन सा विषय हम वैकल्पिक विषय के रूप में रखें, क्योंकि कई बार मल्टी टाइम हमें मैसेज आते हैं कि हम कौन सा वैकल्पिक विषय रखें, हिस्ट्री रखें, पॉलिटिकल रखें, ज्योग्राफी रखें। कई सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं कि जो कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट वाले हैं, जिन्होंने अपना वो ऑप्शनल क्या रखा है, ज्योग्राफी रखा है। तो इनके साथ भी थोड़ी बहुत क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। मेनली मेरा आज का फोकस रहेगा हिस्ट्री वालों के लिए, कि हिस्ट्री वाले कैसे अपने वैकल्पिक विषय को और मजबूत कर सकते हैं। जिन्होंने हिस्ट्री को अपने वैकल्पिक विषय में रखा है उन्होंने वो कैसे फ़ायदे में हैं। तो एक अच्छे वैकल्पिक विषय की पहचान क्या है ये भी समझिएगा। ठीक है जी, या हम कैसे चुनें, कि हम अपना ऑप्शनल कैसे चुनें। आप लोग कई बार है ना कंफ्यूज होते हैं। देखिए, वैकल्पिक विषय चुनने के लिए हमारे पास 3-4 चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है जी, पहला और सभी टॉपर जिसको हम कहते हैं कि आपका जो ग्रेजुएशन हुआ हो जिस सब्जेक्ट में, आप उस सब्जेक्ट को क्या ले सकते हैं, अपने ऑप्शनल में रख सकते हैं। जैसे कि आपने बीए किया है, मान के चलिए बीए आपने हिस्ट्री में किया है, या ज्योग्राफी के साथ किया है, या किसी और सब्जेक्ट के साथ किया है। ठीक है, या आपने बीएससी की है। ठीक है जी, तो बीएससी में आपके जो सब्जेक्ट रहे हैं, और यदि वो किस में हैं, हमारे वैकल्पिक विषय में रखे गए हैं, तो आप उसको क्या ले सकते हैं, वैकल्पिक विषय ले सकते हैं, क्योंकि आपका उसमें बेस है।
आपका वो बैकग्राउंड है, आप उसको चुन सकते हैं आराम से, उसको आप समझ सकते हैं। ये तो सारे के सारे टॉपर कहते हैं कि हाँ उस सब्जेक्ट को क्या चुनो, वैकल्पिक विषय चुनो जो कि आपका ग्रेजुएशन रहा हो जिसमें, या आपका बैकग्राउंड जिससे रहा हो। अब आप आर्ट्स वाले हैं और आप जो वैकल्पिक विषय में ले रहे हैं वो किसी साइंस मीडियम से हो, ठीक है जी, या साइंस आप अपने ऑप्शनल में ले रहे हो। विज्ञान के भी कई सारे ऐसे भाग हैं जो कि हमारे यूपीएससी के ऑप्शनल में रखे गए हैं, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। बचपन में जिसने 10th में गृह विज्ञान ले रखी हो, होम साइंस, उसको अगर यूपीएससी में है ना मैथ लेनी पड़े तो थोड़ा सा समस्या होगी, ठीक है जी। इतिहास का बच्चा अगर भूगोल क्या ले ले, वैकल्पिक विषय में ले ले तो समस्या हो सकती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से हुआ है, तब जाकर आप क्या कर सकते हैं, वैकल्पिक विषय को चुन सकते हैं। ये तो रही हमारे वैकल्पिक विषय में, जो कि हर टॉपर कहता है कि अपना जो बैकग्राउंड है उसको आप वैकल्पिक विषय चुनो। कुछ और भी पॉइंट है जिनसे आप ये समझ सकते हैं कि हाँ हम लोग कैसे अपना वैकल्पिक विषय चुन सकते हैं। एक उत्तम वैकल्पिक विषय की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। तो दूसरे नंबर का जो मेरा पॉइंट रहेगा कि हम किसे अपना वैकल्पिक विषय चुने, तो सेकंड पॉइंट मेरा रहेगा कि जिसमें जो टफ जो वर्ड हैं, कठिन जो शब्द हैं, उनका उपयोग कम किया गया हो। कठिन शब्दों का मतलब क्या है, बहुत बड़े बड़े शब्द, ठीक है। कैसे, बहुत बड़े बड़े शब्द, जैसे कि अगर हम भूगोल में देखें, ठीक है जी, तो भूगोल में कई बार हमें ऐसे शब्द दिखते हैं जिनका जो अर्थ हिंदी में बिल्कुल सिंपल रहता है, लेकिन उनको भूगोल में बहुत कठिन रूप में दर्शाया जाता है। जैसे कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, कितना टफ एक वर्ड है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। सीधा सीधा कह देते कि गर्मी वाला एक ऐसा एरिया जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो भूगोल में क्या है, बहुत ज़्यादा टफ शब्दों का उपयोग किया गया है। ऐसे हमारे कई सारे और विषय हैं जिसमें क्या है, टफ जो वर्ड हैं उनका उपयोग किया गया है। जैसे कि हम पॉलिटिकल को देखें, इंटरनेशनल रिलेशन को देखें, तो जब हम पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल रिलेशन को अपने वैकल्पिक विषय में लेते हैं तो हमें कई सारे ऐसे देश हैं जिनके नाम ही याद नहीं होते, उनकी कैपिटल भी अजीब अजीब सी होती है जिनको हम खुद ही याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जैसे कि हमारे कजाकिस्तान है ना, ये तो थोड़े से सिंपल हैं, ठीक है जी। उर्मेनिया, ठीक है जी, अजरबैजान, ठीक है जी। कई सारी ऐसी कंट्री हैं जिनका नाम थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग में होता है। जैसे कि जब मैं क्लास 10th 11th में था तो मैं हमेशा कन्फ्यूज रहता था कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया कौन कौन से हैं, किंग जोंग कहाँ का है, ठीक है जी। तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग में रहता था। तो भूगोल हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और हमारे जब बात करें पॉलिटिकल की, तो पॉलिटिकल में भी कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनका क्या है अर्थ हिंदी भाषा में तो सिंपल है, लेकिन उनको एक संवैधानिक भाषा में उनको बहुत ज़्यादा टफ बना दिया गया। जैसे कि धर्मनिरपेक्ष, हालांकि सुनने में ये थोड़ा सा आसान लग रहा है, जब इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए जाएं तो हमें बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम इसमें करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे विषय हैं जिनमें हमारे तर्कांकित जो शब्द हैं वो बहुत ज़्यादा हमें ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ उनमें क्या होता है कि जो शब्दों का हेर फेर होता है, तो आप उस विषय को अपने वैकल्पिक विषय में चुन सकते हैं जिनमें कठिन शब्दों का उपयोग बहुत ज़्यादा कम किया गया हो। अब हम सपोज मान के चलिए इतिहास, हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में किसी भी कठिन शब्द का प्रयोग किया ही नहीं गया है। अगर हम देखें मॉडर्न हिस्ट्री को, ठीक है जी, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको लोगों के नाम याद करने हैं, कांग्रेस के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह, पुर्तगाली, डच, ये चीज़ें तो आपको याद करनी है। इनमें आपको थोड़ी ना कुछ टफ जो वर्ड हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल ये आपको देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सिंपल में। प्राचीन में भी ऐसा ही है, मध्यकालीन में भी ऐसा ही है, तो ज़्यादा यहाँ पर कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इतिहास में यहाँ पर भी एक फ़ायदा है। जैसे कि अगर आप देखें हमारे सामाजिक न्याय की,
ठीक है जी। तो ये भी एक ऐसा विषय है जहाँ पर जो शब्द वो आसान भाषा में दिए जाते हैं। हिंदी की हम बात करें, हिंदी को अगर आप वैकल्पिक विषय में चुनते हैं तो ज़्यादा आपको, हिंदी माध्यम से हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है हमारे हिंदी में। ठीक है, अब ये तो मैंने तो आपको 2 पॉइंट बताए कि आप किस माध्यम से अपना वैकल्पिक विषय चूज कर सकते हैं। तीसरा समझिएगा कि तीसरे जो हमारा टॉपिक रहेगा या तीसरा जो पॉइंट रहेगा जिसके माध्यम से आप वैकल्पिक विषय को चुनने में और आसानी होगी, तो हम लोग क्या देखते हैं कि यूपीएससी आजकल करंट की चीज़ें बहुत पूछ रही है। ठीक है जी, क्या पूछ रही हैं? करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछ रही है। ठीक है, अब इन करंट अफेयर्स में ज़्यादातर देखा जा रहा है कि यूपीएससी उन्हीं विषयों से प्रश्न पूछ रही है जो कि करंट से जुड़े हुए हैं। जैसे कि भूगोल हो गया, भूगोल एक ऐसा विषय है जो कि हमेशा करंट से जुड़ा रहता है। ठीक है जी, साथ ही साथ हमारा जो पॉलिटिकल है, इंटरनेशनल रिलेशन है, ये तो हमेशा करंट से जुड़ा ही रहता है। सामाजिक मुद्दे हमेशा करंट से जुड़े रहते हैं। इतिहास एक ऐसा विषय है जो कि करंट से जुड़ ही नहीं सकता है। आप खुद सोच कर देखें कि आपको यूपीएससी ऐसा थोड़ी पूछेगी कि हाल ही में गांधी जी की हत्या हुई है, ठीक है जी, उनका भारतीय जो राजनीतिक जो कदम जो था वो कितना प्रभावशाली था, या हाल ही में महात्मा गांधी जी ने ये सेशन किया है, इसका क्या महत्व है, पूछ ही नहीं सकता है। हाँ, वो अलग बात है कि यदि हमें कोई नई जगह मिली, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का कोई नया स्थल मिल गया, तो उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है करंट में। लेकिन इतिहास एक ऐसा विषय है, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका करंट जुड़ ही नहीं सकता है कभी, है ना। इसमें बहुत कम चांस होते हैं, 10% या 15% चांस रहते हो जिनसे ये देखा जाता है कि हाँ इसमें करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। 10 या 15% आपको यहाँ पर पूछा जाता है, बाकी आपको पुराना ही पढ़ना पड़ता है। और आपको पता है कि पुराना कभी चेंज हो ही नहीं सकता है। जो किताबें लिख चुकी हैं उन्हीं को ही आपको पढ़ना है, जो घटना घट चुकी है उसी को ही पढ़ना है, इसमें आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप भूगोल देखें, या भूगोल को छोड़िए, जो मेरा वैकल्पिक विषय था पॉलिटिकल, उसकी अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिकल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर हम ऑप्शनल में लें तो हर साल में क्या है, कुछ ना कुछ नए एक्ट बनते रहते हैं। ठीक है जी, 2000 से लेकर और या संविधान बनने से लेकर 1950 से लेकर और अभी 2022 तक तो कई सारे संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, संविधान संशोधन अलग हो चुके हैं, न्यायालय ने कई सारी अपनी स्कीम वगैरह बदल दी है, कई सारे परिवर्तन अपने आप में किए हैं, संसद की शक्तियां बढ़ चुकी हैं, संसद ने अपने कई सारे क्या हैं बदलाव कर दिए गए हैं। और ज़्यादा समस्या किस में होती है, संविधान संशोधन में। ये हाल ही में कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, विधायकों के लिए कौन कौन से नियम कानून लागू हुए हैं, ये सारी की सारी चीज़ें समस्या से घिरी हुई होती हैं। ठीक है, जिसमें हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध को भी देखना पड़ता है। रूस यूक्रेन हो गया, चाइना और वो जो तालिबान है, चाइना और जो ये जो अमेरिका और तालिबान की हम बात करें, या चाइना और ताइवान की हम बात करें, तालिबान और ताइवान अलग अलग है, तो चाइना के तालिबान के साथ, ठीक है जी, ताइवान और हमारा जो अफगानिस्तान में जो तालिबानी सरकार जो थी, जिसको अमेरिका वगैरह जो सिस्टम वगैरह आप लोगों को पता है मैटर क्या था। रूस यूक्रेन की हम बात करें, हाल ही में जो जो क्या नाम है, श्रीलंका में जो आर्थिक संकट आया था, बांग्लादेश की हम बात करें, नेपाल की हम बात करें, पाकिस्तान की हम बात करें, तो ये सारे के सारे जो देश हैं जो कि इंडिया से सटे हुए हैं, कुछ जलीय सीमा एक दूसरे से साझा करते हैं और कुछ स्थलीय सीमा एक दूसरे से साझा करते हैं, तो इनमें जो घटनाएं हो रही हैं इनका हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा ये भी जानने की ज़रूरत है आप लोगों को, और जानना चाहिए। इसी को तो हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं, है ना। हमारा श्रीलंका के साथ संबंध कैसा है, बांग्लादेश के साथ कैसा है, नेपाल के साथ कैसा है, पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं है हमारा, ठीक है, वो थोड़ा बहुत ही संबंध है, वो भी बेकार से है, वो नाम मात्र है, फॉर्मेलिटी है वो भी। ठीक है, चाइना तो ज़्यादा संबंध बनाता नहीं है, हमने चाइनीज़ चीज़ों का जो निर्यात है, आयात है, वो सारी की चीज़ों को हम बंद कर चुके हैं। ठीक है, हालांकि कई सारी चीज़ें अभी भी आना जाना लगा हुआ है, हम मार्केट में देखते रहेंगे।
वैकल्पिक विषय उसको चुनना चाहिए जिसमें क्या हो, करंट बहुत कम चीज़ें पूछी जाए। जैसे कि अगर आप ज्योग्राफी को ले लें, भूगोल भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें करंट कई बार जुड़ता रहता है। कई बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत तेज़ी से आता है, मानसून आ जाता है, ठीक है जी। हालांकि मानसून हर साल आता है, लेकिन मानसून अपने अपने तरह से हर वर्ष क्या करता है, अलग अलग तरह की है ना बारिशें वगैरह करता है। अलग अलग बारिशों का मतलब मेरा ये है कि कई बार कुछ ज़्यादा बारिश लेके आता है जिसमें बाढ़ की स्थिति हो जाती है, कई बार बहुत ज़्यादा कम बारिश लेके आती है जिससे हमारी फसल वगैरह ज़्यादा उत्पन्न नहीं हो पाती है, उत्पादन नहीं हो पाती है। तो आपको कारण पूछा जा सकता है, ठीक है। हाल ही में एक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि जो हिमालय में जो नदियां हैं उनका पानी कम क्यों हो रहा है, ठीक है जी। तो ये ज्योग्राफी से ये रिलेटेड है और पूछा गया है कि हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें यह बताया गया है कि हिमालय का जो पानी है वो कम होता जा रहा है। हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं इनका पानी बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, ठीक है जी। तो आपको कई सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं इन चीज़ों में, और बहुत महत्वपूर्ण भी हैं ये चीज़ें, और करंट आपका हमेशा इससे जुड़ा रहता है। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें आपको पूछा जाएगा कि हाँ बताइए 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसने क्या क्या कार्यक्रम चलाए, ठीक है जी। 1909 में जो एक्ट आया था इसकी विशेषताएं बताइए, ठीक है जी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बताइए, रॉलेट एक्ट के बारे में बताइए, पुर्तगालियों के बारे में बताइए, अंग्रेज के बारे में बताइए, वगैरह वगैरह। यही तो पूछा जाएगा आपसे, जो कि पुराना हो चुका है और आप पढ़ चुके हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे विषय जिनमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है, सामाजिक मुद्दे बदलते रहते हैं, ठीक है। विज्ञान में तरक्की होती रहती है, ठीक है जी। अभी हम किसी ज़माने में हम 1G चलाते थे, फिर 2G चलाने लगे, फिर 3G, और आज ऐसा युग आ चुका है कि हम 6G तक पहुंचने वाले हैं। मानव जो है वो जनरेशन की 6वीं पीढ़ी तक पहुंचने वाला है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको साइंस में भी देखने को मिलती है, लेकिन हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है। हिस्ट्री जैसे पुराने समय से चलती आई है, 1857 की क्रांति 1857 में हुई थी, उसको कोई 1881 नहीं बता सकता है, ठीक है। तो ये रहा आपका जो हमारा तीसरा जो पॉइंट जो था कि हम वैकल्पिक विषय किसको और कैसे चुनें, ठीक है। अब थोड़ा सा और सुनिएगा, चौथा एक मेरा पास एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कई बार हम लोग देखते हैं ना कि हमारे पास सोर्स बहुत कम रहते हैं, लिमिटेड सोर्स रहते हैं। जैसे कि मान के चलिए चौथा पॉइंट अगर मैं कहूँ कि उस विषय को आप वैकल्पिक विषय में चुनें जिसके जो मटेरियल है, मटेरियल का मतलब किताबें होगी, कॉपी होगी, कुछ नोट्स हो गए, ये आपको आपके इर्द गिर्द ही मिल जाए, ज़्यादा दूर जाने की आपको ज़रूरत ना पड़े। अब गांव में बच्चे कुछ तैयारी कर रहे हैं तो उनको भूगोल में मैप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है जी। भूगोल में क्या है, मानचित्र की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जाते हैं 10 किलोमीटर दूर बाज़ार में, तब जाकर वहाँ से क्या लेके आते हैं, मानचित्र लेके आते हैं, ठीक है जी। कोई करंट का न्यूज़पेपर आप लोगों को चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि भूगोल, पॉलिटिकल या अगर हम अन्य विषयों की हम बात करें तो इसके लिए हमें क्या पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, न्यूज़पेपर को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हिस्ट्री एक ऐसा विषय है, ठीक है, इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें क्या है, हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या, न्यूज़पेपर हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा बिना न्यूज़पेपर पढ़े भी हमारा हिस्ट्री क्लियर हो सकता है। और हिस्ट्री में भी जो हम आपको बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, वैकल्पिक विषय आप लोगों को बता रहे हैं कि वैकल्पिक विषय जब आप हिस्ट्री को चुनते हैं तो क्या क्या आपके बेनिफिट्स रहते हैं, ठीक है। तो हमारे यूपीएससी में जब हम वैकल्पिक विषय की हम बात करें तो इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको हम यदि हम वैकल्पिक विषय में चुनें तो बहुत हम अच्छे तरीके से फ़ायदे में रह सकते हैं, ठीक है। कुछ और भी पॉइंट हैं जिनके बदौलत आप ये यूपीएससी में मेंस में जो आपका ऑप्शनल है उसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 5वां पॉइंट रखना चाहूँ तो पहले आप एनसीईआरटी को पढ़िए, ठीक है जी। क्या पढ़िए, एनसीईआरटी को पढ़िए। यदि आप एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 तक ले लेते हैं और जो भी विषय आपको अच्छा लगे, जिसकी आप में रुचि हो, जो आपका अच्छा समझ आ रहा हो, तो उसको भी आप वैकल्पिक विषय में ले सकते हैं। और हिस्ट्री
एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि क्लास 6 to 12 तक बिल्कुल ईजी फॉर्म में लिखा गया है। अगर हम बात करें अपने एनसीईआरटी की, ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हर कोई एक अभ्यर्थी है जिन्होंने यूपीएससी को क्लियर किया है या न किया हो, वो भी हमें एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए सजेस्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी अगर हम हिस्ट्री को देखें, केवल हिस्ट्री को, तो आप लोगों को देखने के मिलेगा, अगर आप हिस्ट्री एनसीईआरटी 6 की हम बात करें तो उसमें प्राचीन काल की चर्चा की गई है। क्लास 7 की हम बात करें तो उसमें मध्यकालीन जो मिडिवल हिस्ट्री है उसकी चर्चा की गई है। और क्लास 8 की हम बात करें तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री की चर्चा की गई है, आधुनिक भारत की चर्चा की गई है। उसके बाद अगर हम देखें 9th से लेकर और 12th तक, तो इन चारों ही कक्षाओं में आपको इन्हीं तीन ही चीज़ों के बारे में बताया जाता है, ठीक है कि चाहे वो प्राचीन हो, मध्यकालीन हो, आधुनिक हो, सबको एक साथ मिलाकर क्या है आप लोगों को इस एनसीईआरटी में बताया जाता है। बिल्कुल सिंपल में लिखा गया है, ज़्यादा ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। और एनसीईआरटी तो ये कोशिश करती है कि हम छात्र को कितनी आसानी से चीज़ों को बता सकते हैं। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 की एनसीईआरटी को तो हमने भी पढ़ा है। हालांकि जब हम खुद क्लास 6 से लेकर 12 तक पढ़े थे उस समय हमारे पास इतिहास कोई विषय था ही नहीं, ठीक है जी। हमने जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उस समय हमने क्या है इस इतिहास को पढ़ा था, अन्यथा हमने कभी भी इतिहास को छेड़ा भी नहीं था। क्योंकि हमारे जब क्लास 11th और 12 में जब हम गए थे तो उस समय वहाँ पर 2 सब्जेक्ट थे, एक तो हिस्ट्री था और एक ज्योग्राफी था। तो उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से किसी एक को चुन लो। और वहाँ पर जो टीचर थे हमारे कॉलेज में वो कौन से थे, ज्योग्राफी के थे। तो हिस्ट्री का था नहीं, तो पढ़ाने वाला कोई था नहीं, तो उन्होंने हिस्ट्री को हमें दिया ही नहीं, तो हमने ज्योग्राफी को ही उस समय चूज़ किया था। तो अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं और एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद आपको लगता है कि हाँ ये वाला विषय, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, इसमें हम एक और सब्जेक्ट को देखते हैं इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, अगर आपको अच्छा लगता है तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है जी। इसी में आप लोग विज्ञान भी पढ़ते हैं, गणित को भी पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें आपको अगर अच्छी लग रही हैं, इनमें अगर आपको इंटरेस्ट है और समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो आप इस चीज़ को ले सकते हैं। 5वां जो मेरा पॉइंट है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो कि बहुत ज़्यादा दूर जाके मिलते हैं, जैसे ज्योग्राफी की हम बात करें तो ज्योग्राफी के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ता है, न्यूज़पेपर अगर पढ़ना पड़ता है। हिस्ट्री में न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बहुत कम चीज़ें ही आपको मिलती हैं हिस्ट्री में करंट की, ठीक है। अब उसके बाद मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे बुक लिस्ट से रहता है, कई सारे बच्चे ये परेशान रहते हैं कि हम किन किताबों को पढ़कर अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। और ये जो मैं आप लोगों के लिए बुक लिस्ट लेके आया हूँ वो मेरी भी और जो टॉपर्स हैं उनके सजेस्ट के बाद आप लोगों के लिए लेके आई गई है ना। कई सारे टॉपर हैं जिन्होंने इन बुक को सजेस्ट किया है कि हाँ इनसे हमने भी क्लियर किया है, ठीक है। और जब हम तैयारी कर रहे थे तो हमने भी इन्हीं किताबों को पढ़ा था और अच्छी भी लगी, ठीक है। तो किताबें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं यूपीएससी के लिए, बिना इनके तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है जी। बिना सिलेबस के कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हिस्ट्री में किन किन किताबों को आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या बुक लिस्ट है, वो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले बात करें हम प्राचीन काल की, इंस्टेंट हिस्ट्री की, तो उसमें आप एक ही किताब को पढ़ें जिनका नाम है उपेंद्र सिंह। इन्होंने प्राचीन काल से लेकर और मध्यकालीन तक के भारत को कवर किया है। मध्यकालीन में जब आप लोग 12वीं सेंचुरी को पढ़ते हैं तो वहाँ तक इन्होंने इस किताब को लिखा है। प्राचीन काल मतलब जब मानव की उत्पत्ति हुई थी, होमो सेपियंस वगैरह, ठीक है जी, होमो इरेक्टस वगैरह, मनुष्य की 5 प्रजातियाँ जो कि पहले अफ्रीका में रहती थी, फिर वो प्रवास की इधर उधर, ठीक है। साथ ही साथ कुछ और चीज़ें जिसमें पृथ्वी का निर्माण, ठीक है जी, 46,000 मिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी बनी थी, कैसे उसमें पहले जीवों का है ना उद्भव हुआ या जीव बने, डायनासोर वगैरह, चूहे वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें हुई, ठीक है जी। 60 लाख वर्ष पुराना क्या था, फिर मनुष्य का उत्पन्न हुआ, मनुष्य की पहली प्रजातियाँ हुई, धीरे धीरे विकास हुआ, आग का निर्माण, पहिए का निर्माण वगैरह वगैरह, कृषि कैसे की, सिंधु घाटी सभ्यता कैसे हुई, क्या थी उसमें, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। इसके अलावा मैंने एक और किताब को यूज़ किया था जिनका नाम है क्या,
RS शर्मा, राम शरण शर्मा की हम बात करें तो इनकी किताब को मैं प्राचीन काल के इतिहास की किताब में पढ़ा हूँ। वो भी एक अच्छा सा हमें कंसेप्ट देती हैं, बहुत अच्छी तरीके से वो हमें क्या देती है, कंसेप्ट देती है। उसी को ही NCERT ने अपने उसमें ऐड किया था। जब हमारे RS शर्मा जी ने उस किताब को लिखा था तो उसके बाद इसको NCERT में ऐड करवाया गया था। बीच बीच में फिर NCERT ने हटा भी दिया था अपने सिलेबस से, इनकी किताब के जो वाक्यांश हैं उनको हटा दिया गया था। फिलहाल के लिए आप प्राचीन काल के इतिहास के लिए 2 किताबें, एक तो उपेंद्र सिंह प्राचीन काल का इतिहास लेकर मध्यकालीन 12वीं सेंचुरी तक है, और एक हमारी हैं RS शर्मा की हम बात करें तो उनकी किताब को भी आप इसमें ले सकते हैं। मध्यकालीन के लिए हमारे पास 2 किताबें हैं, एक हरिश्चंद्र वर्मा और एक सतीश चंद्र। अगर हम बात करें सतीश चंद्र की, जिन्होंने बहुत ही डीप में क्या है मध्यकालीन को प्रदर्शित किया है। हमारे अकबर की हम बात करें, बाबर की हम बात करें, मुग़लों का आना, मुग़लों का पतन, कई सारी चीज़ों को इन्होंने यहाँ पर लिखा है। औरंगजेब की क्रूर नीतियाँ, ताजमहल, अकबरनामा, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने अपनी किताबों में की हैं। साथ ही साथ हरिश्चंद्र वर्मा की हम बात करें तो इनकी किताब को भी बेस्ट माना जाता है UPSC के लिए। बहुत अच्छे कंसेप्ट से इन्होंने भी क्या है किताब को लिखा है, ठीक है। तो ये दोनों ही किताबें जो हैं आप लोगों के लिए किसके लिए बेनिफिट्स रहेंगी, मेंस के लिए बेनिफिट्स रहेंगी। हालांकि इनको आप प्रीलिम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें आधुनिक भारत के इतिहास की, तो हमारे आधुनिक भारत के इतिहास में जो कहा जाता है प्लासी के युद्ध से, प्लासी का युद्ध कब से हुआ था, तो हमारा 1757 से लेकर और भारत के विभाजन तक 1947 तक, ये पूरा का पूरा जो पीरियड है, ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो किस किताब में आपको मिलेगा, प्लासी से भारत के विभाजन तक, जो कि शेखर सर की एक किताब है। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक और किताब है जिसका नाम है बिपिन चंद्र, जो कि हमारे आधुनिक भारत के इतिहास के लेखक थे, ठीक है जी। तो आज़ादी के बाद का अगर आप भारत पढ़ना चाहते हैं तो बिपिन चंद्र को आप ले सकते हैं। प्लासी से और विभाजन तक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो शेखर सर की किताबों को आप ले सकते हैं। आधुनिक भारत के लिए मैंने एक और आपको किताब बताई जो कि बिपिन चंद्र की है, बहुत ही अच्छी है, मैंने भी इसको पढ़ा था, ठीक है। तो ये चीज़ें प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक, ये तीनों चीज़ों के बारे में मैंने बताया। एक और होती है विश्व का इतिहास, क्योंकि जब आप भारत के बारे में पढ़ लेते हैं तो विश्व में कुछ घटनाएं घटी थी, जैसे कि विश्व युद्ध, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, उसके कारण फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, है ना, चीन की क्रांति, या कुछ सभ्यताओं की हम बात करें, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता, इन सबको जब आप पढ़ते हैं तो हमारे विश्व इतिहास में ही आप लोग पढ़ते हैं एक साथ। तो समकालीन विश्व के एक प्रमुख एक लेखक हुए थे जिनका नाम है अर्जुन देव। इनकी किताब को भी आप क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं हमारे UPSC के लिए। बहुत ही अच्छी किताब है, मैंने खुद इसको पढ़ा है, इसलिए आप लोगों को भी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को बता दिया मैंने अपने वैकल्पिक विषय के महत्व के बारे में, साथ ही साथ जो हमारी बुक लिस्ट है उसके बारे में, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में बता दिया है। जनरल स्टडी और जो ऑप्शनल है इनमें क्या अंतर है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है जी। क्योंकि अगर हम देखें तो वैकल्पिक विषय में अधिक नंबर आ रहे हैं और हमारे जनरल स्टडी की हम बात करें तो उसमें कम नंबर आते हैं। तो वैकल्पिक विषय को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो बेहतर रहेगा। वैकल्पिक विषय का एक और महत्व है, कैसे एक और महत्व है कि वैकल्पिक विषय अगर आपका हिस्ट्री है सपोज, ठीक है, हिस्ट्री अगर आपका वैकल्पिक विषय है तो आपका GS पेपर 1 अपने आप ही क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि GS पेपर 1 में भी आपको हिस्ट्री पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिट रह जाएगा, तो उसको ही अपना वैकल्पिक विषय चुनें जो कि हमारे GS में भी हेल्प कर सकें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो आप हमारे साथ टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ फ्री लाइव क्लास को जुड़ना तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। इस वीडियो को उन सभी साथियों के साथ शेयर करें जो कि अपने वैकल्पिक विषय को चुनने में बहुत ज़्यादा समस्या महसूस कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।